तो गाइस ये वो जगह है जहाँ पे जो लाइव कुमारी या फिर जो माता जो है जो कि कुमारी अवस्था में है, उनके दर्शन होते हैं। हमने अभी भी दर्शन करे, वहाँ पे फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, बट ये ही महल है जहाँ पे रहते हैं। अंकल जी कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? अच्छा, हम आपको बताया था कुमारी तुलजा भवानी का प्रतीक है। एक बार कुमारी को तुलजा भवानी में सेलेक्ट करने के बाद इस निवास में लाए जाते हैं और माँ के देखभाल के लिए एक परिवार रखा गया है जो यहाँ दुकान रखे हुए हैं, उन्हीं का परिवार है। 9 से 12 और दिन में 4 से 6 माँ दर्शन देते हैं और जो 4 घंटा 12 से 4 है माँ के अध्ययन समय है। जब तक वो माँ है आम बच्चे की तरह बाहर नहीं जा पाते, इसलिए गवर्नमेंट द्वारा एक लेडी शिक्षक का व्यवस्था किया गया है जो माँ को इस मकान के अंदर आके ट्यूशन देने आते हैं। अच्छा। और माँ यहीं से एग्ज़ाम भी देते हैं। अच्छा, काफ़ी अच्छी बात है। और इसी तरह हमारे यहाँ 11 कुमारी है। 11 कुमारी? 11 है। कहाँ पे? एक नुआकोट में है, एक सांकू में है और एक पनौती में है, एक बुंगमती में है, एक भक्तपुर में है और ये काठमांडू का कुमारी इम्पोर्टेंट मान जाते हैं, रॉयल कुमारी। पाटन में? पाटन में भी है कुमारी। अच्छा, हर जगह पे एक कुमारी है, मतलब जहाँ जहाँ यहाँ पे दरबार स्क्वायर है वहाँ पे कुमारी। गुड। मकान का निर्माण हुआ था 1757 में राजा जयप्रकाश मल्ल द्वारा। 1934 में नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप हुआ था, उस दौरान ये मकान पूरा गिर गया था, लेकिन इसको दोबारा रेस्टोरेट किया गया 1966 में। इसलिए पिछले 60 साल आगे जो भूकंप हुआ उस दौरान ये मकान उतना डैमेज नहीं हुआ, ये मजबूत रह गया। और जो आपने कुमारी माँ ये बीच वाला खिड़की से दर्शन देते थे, वो जो खिड़की का आप तस्वीर लीजिएगा। और काठमांडू काठ अर्थात लकड़ी माधवानी के शहर, 100 साल आगे जो भी मंदिर इमारत मूर्तियाँ ज़्यादा बनती लकड़ी से बनते थे। 1980 तक भी काठमांडू जो राजधानी, यहाँ के पब्लिक लकड़ी बाजार से खरीद के चूल्हे में जला के खाना पकाते थे। अब सबके मकान में गैस है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सब जंगल डिसअपीयर होने लगा, वहाँ मकान बनने लगा, दुकान इमारत शॉपिंग मॉल बनने लगा। इसलिए नेचर को हम लोग थोड़ा कम प्रिजर्व रखते हैं। हाँ, कम जैसा महसूस हो रहा है। और इसलिए तो यहाँ पर काफ़ी वो लैंडस्लाइड फ्लड का प्रॉब्लम होते हैं, बारी पैरो तेज हो। आज भी आपके यहाँ हमारे नेपाल में वो जो कारीगर है जो अपने बाप दादा से सीख के आए हुए हैं, जैसे कोई लकड़ी का, कोई मेटल आर्ट एंड क्राफ्ट, ब्रॉन्ज कपड़ का, कोई इस तरह टेराकोटा का कार्विंग करते हैं। जैसे अगर भक्तपुर सिटी देखा जाए तो वुड कार्विंग पोट्री का फेमस है, वहाँ पर ज़्यादा कृषक रहते हैं। जो आप हरा सब्जी जैसे पालक, ये जो धनिया, ये सब ज़्यादा सब्जी वो भक्तपुर से आते हैं काठमांडू सेंटर के लिए। और जो पोट्री का गुड्स भक्तपुर से लाए जाते हैं, जैसे शादी हुआ या उपनयन हुआ या कोई मर गए तो पोट्री का काम लगते हैं ना, पोट्री का मिट्टी का बर्तन। और पाटन सिटी फेमस है वो मेटल आर्ट एंड क्राफ्ट, ब्रॉन्ज कपड़ का मूर्तियाँ बनते हैं, ब्रॉन्ज कपड़ के स्टैचू, सिल्वर ज्वेलरी और वहाँ स्टोन कार्विंग बनते हैं। और काठमांडू सेंटर क्या है कि बिजनेस के लिए बहुत फेमस है। और 1948 आगे अगर देखा जाए काठमांडू में कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था। पहले ट्रांसपोर्ट रॉयल फैमिली के लिए वो इंडिया होके लाया था, 100 ऑफ लेबर वो के लाया था, 1 महीना लगा। अब देखिए काठमांडू में इतना सारा व्हीकल हो गया कि जैसे गाड़ी, मोटर बाइक। अच्छा, ये सिंबल हम आपको बताएंगे। वेस्टर्न यूरोप कल्चर में इसको स्टार ऑफ डेविड, साइन ऑफ द जूस, क्योंकि राजा डेविड को स्टार द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है, आपको दिखाई देगी। लेकिन नेपाल के अंदर आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दरवाजा के डोर में आपको ये सिंबल पाए जाएंगे। ये एक शुभ है यहाँ के लिए। हाँ, शुभ। इसको सरस्वती माता के प्रतीक भी माना जाते हैं। अच्छा। और कभी काल आपको यूनिफॉर्म में भी इस तरह वो सिंबल स्टार ऑफ डेविड माना रखा जाता है। देखिए आपने जो दर्शन किया, आपको मंदिर ये भी कारण माना जाता है। जब कभी मंदिर जाए अच्छा, हम यहाँ बैठेंगे, आप यहाँ से फोटो लीजिएगा हमारा। अगर आप हनुमानडो का दरबार अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको ये महल का नज़ारा दिखाई देते हैं। इसको हम लोग 2 नाम से जाना जाते हैं, एक वैष्णव दरबार, दूसरा 9 मंजिल दरबार। भूकंप के आगे हम इसके ऊपर जाके काठमांडू सिटी का नज़ारा देख सकते हैं, लेकिन भूकंप में 3 मंजिल गिर गया जो चाइना सरकार द्वारा निर्माण कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर आपको दूर
दो झंडा दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड, बाएं में चाइनीज़ का झंडा और दाएं में नेपाली झंडा। और जो पुल तो निर्माण हो गए, अभी तक पब्लिक के लिए नहीं खुला है। और इसका निर्माण हुआ था 1770 में नेपाल का प्रथम राजा पृथ्वीनारायण शाह द्वारा। और ये इसको दो नाम से जाना है, वैष्णव दरबार या तो 9 मंजिल दरबार। 19 शताब्दी के समय यहाँ पब्लिक के मकान में ये गवर्नमेंट नहीं है, वो पाइप द्वारा पानी देने का चलन नहीं था। या तो लोग ये फाउंटेन में जाते हैं, फाउंटेन जो होते हैं पानी स्प्रिंग वाटर देते हैं, या तो कुएं से पानी लाते हैं तो नदी में जाते हैं। अंकल एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे कि यहाँ पे 3 दोस्तों मैंने बताया था, 3 दरबार स्क्वायर बहुत मेन है, बसंतपुर, भक्तपुर, पाटन। अभी हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे बसंतपुर दरबार स्क्वायर, जिसको हनुमान ढोकर दरबार स्क्वायर भी कहा जाता है, काठमांडू दरबार स्क्वायर भी कहा जाता है। ये बाकी 2 दरबार स्क्वायर से कैसे डिफरेंट है? वो एक ही मल्लराज परिवार का 3 शहर में 3 बेटा रहते थे। वो परिवार एक ही है, लेकिन भाई में विभाजन था। बाकी सेम वो यही सारे मंदिर वहाँ पर भी है और भक्तपुर में भी है। उस वक्त अगर एक राजा अपने शहर में एक मंदिर निर्माण करते थे, दूसरा राजा को ये जानकारी होते थे, तो वो भी अपने शहर में एक मंदिर बनाते थे। सॉर्ट ऑफ कंपटीशन। हाँ, और दूसरा ये भी है कि एक राजा अगर मंदिर निर्माण किया, उसका मृत्यु हो गया, उसका लड़का राजा बनते, तो उसका क्या लगता है, मेरे पिता जाते जाते उसके नाम से एक मंदिर निर्माण किया, क्यों ना मैं अपने नाम से एक मंदिर निर्माण करूँ। वो लोग धर्म पर आस्था रखते थे। सबसे बड़ा कौन सा है अंकल इन तीनों दरबार स्क्वायर में से? भक्तपुर। अगर आप देखा जाए, भक्तपुर में एक ही जगह में वो इतना बड़ा दरबार नहीं दिखाई देंगे जिस तरह आप ये काठमांडू में दिखाई देंगे, लेकिन भक्तपुर में अलग अलग जगह में, जैसे वहाँ पर 4 स्क्वायर कहा जाते हैं। एक पोटरी स्क्वायर जहाँ मिट्टी का बर्तन बनते हैं, और दूसरा टोमरी स्क्वायर जहाँ नेतापोल टेम्पल बड़ा मंदिर, पैगोडा, आप 5 मंजिल का मंदिर देख सकते हैं, और भैरव का मंदिर साथ में, और वो मेन दरबार स्क्वायर जहाँ 55 विंडो और गोल्डन गेट जो निर्माण हो रहा है वो अंडर प्रवेश करने देते हैं। वहाँ पसला दुर्गा और सब है, स्टोन का टेम्पल। और तीसरा आपको दत्तात्रेय स्क्वायर जहाँ वो एक ही पैर का निर्माण हुआ मंदिर बोलते हैं, तो स्टैचू आपको दिखाई दे रहा है। और पाटन सिटी में आपको स्ट्रेट में वो दरबार दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे जो है म्यूजियम, वो राजा का नहाने का जगह जो सुंदरी चौक, मूल चौक कहा जाते हैं। तो कैसे अपने हमारे लास्ट व्लॉग में आपने देखा भक्तपुर दरबार स्क्वायर, तो हमने वहाँ पर आपको दिखाया था भक्तपुर दरबार स्क्वायर कैसे दिखता है। मेजरली यही सारे मंदिर हैं वहाँ पे, सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं। बट बसंतपुर इज समथिंग लाइक, यहाँ पे सारे के सारे मंदिर एक जगह पे। भक्तपुर में अंकल जी के अकॉर्डिंगली वो अलग अलग स्क्वायर्स में, मतलब स्क्वायर इज समथिंग लाइक चौपाटी और द चौक, है ना अंकल? तो वो ऐसे 3 जगह पे सेग्रीगेटेड है। बट आप काठमांडू आ रहे, काठमांडू में आपको एक ही जगह पे बहुत सारे मंदिर दिख जाएंगे, ठीक है अंकल? और अच्छा, हम एक आपको लास्ट मंदिर दिखाएंगे, काष्ठमांडव मंदिर, जिस मंदिर द्वारा शहर का नामकरण हुआ काठमांडू। इसके अंदर आपको कुमारी का पालकी दिखाई दे रहा है। जब कभी ऐसे त्यौहार फंक्शन होते हैं, जैसे कुमारी को लाना, बाहर ले जाना जरूरी होते हैं, तो कुमारी को इस पालकी में कंधे पर रख के ले जाते हैं। जो मकान के अंदर आपने रस्सी देखे हुए हैं, हर साल कुमारी का रथ यात्रा किया जाते हैं, वो सितंबर में। उस त्यौहार का नाम है इंद्र यात्रा। उस दौरान हम माँ कुमारी को इस रथ में विराजमान करते हैं, और रथों के फूलों के हार से सजाते हैं। जहाँ जहाँ से रथ गुजरते हैं, वहाँ की नेवारी समुदाय है, वो पहले भगवान का प्रार्थना करते हैं और वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं वो रथ को। जैसे उसमें कहा जाते हैं नेवारी ट्रेडिशनल डिश समय बजी अर्थात उसमें क्या रहता है, चूरा रहता है, चूरा बीटन राइस, उसमें रोस्ट मीट रहता है बफेलो का, और जिंजर रहता है, काला बदमाश रहता है, और उस ब्लैक लैंटल का बनाया हुआ 12 रहते हैं, और सूखा मछली, और वो सब प्रसाद के स्वरूप, जैसे वो तोरी का साग, तोरी बोलते हैं ना, सरसों का साग, और ये आलू, ये सब प्रसाद स्वरूप वो चढ़ाते हैं, और उस दिन वो घर में वो बनते हैं। और रथ गुजरने के बाद जो परिवार के अपने जैसे बेटी या बहन जिसका शादी किया हो, वो अपने दामाद या पोता पोती के साथ घर में निमंत्रण देते हैं, आज हमारे रास्ते से रथ गुजरने वाला, आओ, ऐसे मुलाकात होते हैं। और रथ गुजरने के बाद वो लोग भोज करते हैं और अपने अपने स्थान में जाते हैं। और उस समय सिर्फ ये कुमारी का रथ नहीं खींचा जाते, 3 रथ खींचा जाते हैं, गणेश का, एक भैरव का और कुमारी का। देखिएगा, ये आप कैमरा से फोटो लीजिएगा, ये मकान आपको बराबर दिख रहा है यहाँ पर पीछे। ये मंदिर ऐसा हुआ करता था, ये मंदिर ऐसा हुआ करता था, इसको माधु जगह कहा जाता है।
और ये मंदिर है त्रिलोक के नारायण विष्णु का मंदिर है। और विष्णु का बाण जो है गरुड़, और इंसान जैसे हम लोग का मोटर बाइक गाड़ी बाइसिकल है, भगवान का भी एक वाहन है। जैसे नंदी शिवजी नंदी पर सवार होते हैं, दुर्गा माँ लायन पर सवार होते हैं, लक्ष्मी जी कछुए पर, और इसी तरह हर भगवान का अपना अपना एक मतलब ये बांध है। अंकल एक चीज़ मुझको बताइए, जब 2015 में भूकंप आया उसके बाद से अभी तक चल रहा है, मतलब अब तक देखिए तो 2017 तक वो लोग सिर्फ निर्माण कार्य के लिए व्यस्त रहा। देखो फाइनेंशियली कैसे हम लोग मैनेज करें, और दूसरा जिस तरह कार्य वो जो काम किया हुआ है उस दौरान उस तरह का कारीगर को भी मिलना आवश्यक है, क्योंकि अभी न्यू टेक्निकल तो हम नहीं यूज़ कर सकते, जैसे कंक्रीट से नया बिल्डिंग से जैसे पहले मंदिर बनते थे जिस तरह मेटेरियल उसका यूज़ किया करते थे इसी तरह का यूज़ करना चाहिए। इसलिए वो कारीगर ढूंढने के लिए भी उसका काफ़ी समय लगा, और 2017 से कार्य आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत हुआ, और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, निर्माण होने वाला है। अच्छा, हमारे अब अंतिम एक मंदिर हम आपको दिखा देंगे, ये काष्ठ मंडप भाई मंदिर। आप लोग इधर से खींचे, हम आपको इधर से बताएं। ये जो पीछे आप मंदिर देख रहे हैं 3 मंजिल वाला, इस मंदिर को हम लोग काष्ठ मंडप मंदिर कहा जाते हैं। काष्ठ अर्थात लकड़ी, मंडप यानी कि मकान। एक विश्वास किया जाता है वो सब मंदिर एक ही पेड़ का लकड़ी से निर्माण हुआ था, और इसी मंदिर के अंदर देवानंद का एक फिल्म भी हुआ था, हरे राम कृष्ण 1971 में। जीनत रहमान अपने हिप्पी मंदिर के साथ ही पहले मंजिल में दम मारे दम बोल के गाना गाते थे, और देवानंद उसको गाना गाते समझाते, देखो ये दीवाने तुम ये काम ना करो, वो गाना इसी में हुआ था। लेकिन अब हम आपको नहीं कह सकते कि एक ही पेड़ का लकड़ी निर्माण हुआ ये मंदिर है, क्योंकि भूकंप में सब गिर गया था नीचे तक, इसलिए इसमें अभी काफ़ी मंदिर का मतलब काफ़ी लकड़ी का काफ़ी पेड़ का लकड़ी दिया गया है। और 200-300 साल आगे इसको मंदिर के तौर पे नहीं, धर्मशाला के तौर पे प्रयोग किया जाता है। जैसे लोग बाहर से आए, तिब्बत से आए, गांव से आए, जिसका कोई रिश्तेदार ना हो, रहने का ठिकाना ना हो, वो यहीं ठहरते थे। और इस मंदिर के अंदर आपको 4 कोने में 4 सिद्धिविनायक का मूर्ति पाए जाएंगे, गणेश जी का, और बीच में जो मूर्ति है गोरखनाथ जी का मंदिर, गोरखनाथ मंदिर या काष्ठ मंडप मंदिर का, जिसमें आपको भारत का राजधानी दिल्ली गेट को माना जाता है, नेपाल की राजधानी इसी मंदिर से परिचित है। अच्छा, वो जो आप देख रहे हैं पीछे वैली के अंदर आपको 4 प्रसिद्ध ऐसे गणेश का मंदिर पाए जाएंगे। एक काठमांडू का ये हो गया, दूसरा पाटन सिटी में, एक भक्तपुर सिटी में, और एक साउथर्न पार्क कीर्तिपुर में। और काठमांडू सिटी का सबसे मेन इम्पोर्टेंट गणेश टेम्पल वही है। अगर आप देखा जाए 1970-1975 के समय काठमांडू वैली में जो भी पब्लिक नेवार समुदाय का मकान बनते थे इस तरह बनते थे, मिट्टी, ब्रिक और लकड़ी का इस तरह। अभी काफ़ी नया मकान बनने लगा। तो अब हम आपको जो ये स्तूपा दिखा रहा है, ये महाविहार कहा जाते हैं, जो वज्रयान बुद्धिज़्म इसको फॉलो करते हैं, जहाँ पर आपका 5 अलग किस्म का बुद्ध का चित्र दिखाई दे रहा है। यही आप बता रहे थे कि 5 जैसे पीला, नीला, सफ़ेद, लाल और हरा। और हर स्तूपा में यहाँ देखिएगा, हर स्तूपा में आपको 5 बुद्ध का मूर्ति पाए जाएंगे। 4 बुद्ध मानव शरीर में, 1 2 3 पीछे 4, ये सफ़ेद 5, ये सफ़ेद बुद्ध माना जाता है इसको। और नीचे जो है बुद्ध मानव शरीर में लाल, हरा, पीला और नीला। अंकल तो फिर और कोई मंदिर बचा है? सब नहीं, सब हम आपको जो हो सके हम दिखा दिया। ठीक है। अब मालूम नहीं हमारे दूसरा ग्रुप इंडियन आएगा, हम कह सकेंगे नहीं सकेंगे मालूम नहीं। अरे अंकल आप इतना हमारे अच्छा बता घर रहे, से डर हो गया, आपने इतना अच्छा बताया। आई होप व्यूअर्स आपको भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि पूरी हमसे की जो हो पूरी चीज़ें। सके हम बताया। बिल्कुल बिल्कुल। अंकल जी मेरे को 2 चीज़ें पूछना है। पहली बात तो यहाँ पे नेपाल में मैंने एक चीज़ देखा कि हर एक चौराहे पे मंदिर है, हर एक चौराहे पे। इसके पीछे क्या मान्यता है? इसके पीछे ये मान्यता है कि उस दौरान यहाँ के पब्लिक काफ़ी धर्म पर आस्था रखते थे। जैसे वो लोग सिर्फ राजा का बनाया गया मंदिर में दर्शन नहीं करते थे, वो लोग पब्लिक भी चाहते क्यों ना हम अपने समुदाय मिलके अपने अपने योगदान से कुछ पैसे जमा करके क्यों ना हम भी कुछ मंदिर निर्माण करें, करेक्ट ताकि राजा को प्रभाव के लिए।
और उस समय ये आर्ट इतना रिच होते क्योंकि उस समय ये मंदिर का मूर्ति या मंदिर का जो स्ट्रक्चर काफ़ी इतना रिच होते हैं, बहुत इंट्रिकेट डिटेल बनाए जाते हैं। क्योंकि अगर राजा कोई मंदिर बनाने की सोच लिया तो राजा प्रधानमंत्री को बोलते थे और प्रधानमंत्री द्वारा पब्लिक का आह्वान करते हैं, हमारा राजा एक मंदिर निर्माण करने वाला है, किस आदमी को क्या चीज़ का ज्ञान है वो कृपया करके वो निर्माण करें। कोई लकड़ी का बोलते तो अच्छे से कारीगर बनता है, मतलब समय लगाते लेकिन अच्छे से उसकी डिज़ाइन बहुत अच्छा इंट्रिकेट वर्क करते हैं। कोई मेटल का बनाते हैं, कोई पत्थर का। तो मंदिर पूर्ण निर्माण होने के बाद वहाँ राजा ओपनिंग सेरेमनी में जाते हैं, तो जिसका कार्य अच्छा हो, अरे भाई ये बहुत अच्छा काम किया, ये किसने किया, वो कारीगर को मेरे सामने भेजो। तो उसको अच्छा मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारे काम से, तुमको हम 10 एकड़ ज़मीन दूंगा, तुम उसमें खेती बाड़ी करो। इसलिए पहले के लोग खेती बाड़ी में रिच था, मतलब लैंड प्रॉपर्टी में। अभी के लोग फाइनेंस प्रॉपर्टी में, ये थोड़ा बदल गए। तो गाइस मैंने ये चीज़ देखी है बहुत अच्छी कि नेपाल में हर एक चौराहे पे मंदिर है और कहीं ना कहीं ये इनके कल्चर को डिपिक्ट करता है। और बहुत अंकल आप नेपाल में बहुत अच्छे से आप लोगों ने चीज़ों को प्रिजर्व रख रखा है, मतलब सारे मंदिरों में अच्छा खासा टूरिज्म है और सारे मंदिरों को इतना प्रिजर्व करना और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तक ले जाना, ये भी अपने में काबिल तारीफ है। अंकल एक चीज़ और मुझे बताइए, ये जो कुमारी जो बनती है जिनको हम लाइव गॉड कहते हैं या फिर भगवान के रूप में या कुमारी को हम लोग पूछते हैं, तो उनका सिलेक्शन प्रोसेस अगर मैं बोलूँ या फिर उनको किस तरीके से चुनाव करा जाता है? देखिए, कुमारी चुनने के लिए हम लोग साक्य वंश के एक बच्चे को लाए जाते हैं। साक्य वंश, बुद्ध का जन्म साक्य वंश में हुआ है और बुद्ध का नाम पहले सिद्धार्थ गौतम, वो साक्य वंश में हुआ था। साक्य मुनि बुद्ध भी कहा जाता है। तो साक्य वंश को बच्चे जिसका उम्र 3 या 4 साल के होते हैं, जिसके शरीर में 32 लक्षण योग होना चाहिए, जैसे देखने में सुंदर होना, पैदाशी खोटा होना, पैदाशी किसी का पैदाशी खोट होता है ना, दाग वो नहीं रहते हैं, और आँख हिरण का जैसा, सीने में सिंह जैसा दिल, अगर वो सब गुण उस बच्चे में है तो उस बच्चे को ले जाके तुलजा भवानी के मंदिर के पीछे रखा जाते हैं, जो मूल चौक कहा जाते हैं, और उसके सामने पंच बलि दिया जाते हैं। जैसे एक लाइव बफेलो स्लॉट करते हैं, एक लाइव गोट स्लॉट करते हैं, एक हाँस, एक मुर्गा, और इस तरह स्लॉट करते समय अगर वो छोटी बच्चे घबराए, डरे, रोने लगे, खून देके उसको देवी नहीं मानते हैं। अगर उन चीज़ों को घबराहट और महसूस ना हो तो उसको खून पर पैदल चलाते हैं बिना जूता के, और कटा हुआ सिर के बीच में रख के पूजा करते हैं। अगर उन चीज़ों को घबराहट और महसूस ना हो तो दूसरे उसके सामने वो भी टेस्ट देना पड़ते हैं, जैसे डरावने मास्क पहन के, लाल आर्टिफिशियल बाल लेके, वेपन लेके नृत्य करते हैं। अगर उससे भी ना घबराए तो तीसरे उसके पीछे से डरावने आवाज़ें, जैसे हम लोग हॉरर पिक्चर में सुनते हैं। अगर इन चीज़ों से घबराहट और महसूस ना हो उसको देवी का स्वरूप मानते हैं। और कभी काल अगर राजा जो राष्ट्र प्रमुख वो गुजर गया है ना, जो नया राष्ट्र प्रमुख बना, जैसे राजा नया राजा बना, तो उसका हस्तरेखा और जो नया देवी का हस्तरेखा अगर मिलता जुलता है, इसी तरह भी देवी को सिलेक्ट किया जाते हैं। और कभी काल धोख दे के, जैसे कुमारी का परिवार जो ये हमारे बच्चे कुमारी बनने वाला बोल के नेपाल राष्ट्र प्रमुख को पैसे चढ़ा के भी वो देवी सिलेक्ट किया जाते हैं। और वो साक्य वंश के हमेशा बच्चे को चुनते हैं कुमारी बनने के लिए। और अगर स्टिल अगर ऐसा हो कभी कि भाई वो बच्ची अगर सारी चीज़ों से डर जाए, बिकॉज कितने साल में उसको लेके आया जाता है? उसका ले आते 3 या 4 साल उम्र में, और अगर ये देवी माँ अगर 11 साल हो गया तो उस नया देवी ढूंढना आरम्भ करते हैं। क्योंकि ये देवी 11 साल, 11 महीना, 11 दिन और 11 पल, मतलब 11 घंटा, उतना तक लाश ये रह सकते हैं। 12 साल तक वो इंतजार नहीं करेंगे। और देखा जाए तो पाटन भक्तपुर के कुमारी अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ के कुमारी एक पुलिस परिवार के साथ रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे फिर उनको बच्ची को अलग कर दिया अपने माँ बाप से। और ये परिवार जो माँ की देखभाल करते हैं वो अच्छी तरह देखभाल करते हैं। हमेशा विनम्र अनुरोध में, माता जी आप क्या खाना पसंद है, आपके लिए पकाएं, आपका स्नान का समय हो गया, ये शिक्षक माँ आ गया जो आपको पढ़ाने के लिए, लेडी टीचर आ गया, इस तरह हमेशा माँ माँ करके अनुमोदन करते हैं। वो छोटे बच्चे होने से भी उसको माँ माना जाता है। और दशहरा के समय, दशहरा के सप्तमी से लेकर कोजागर्त में काफ़ी हिंदू यहाँ पर आके पूजा प्रार्थना करने आते हैं।
सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग, जहाँ पे आज आपने देखा पूरे का पूरा बसंतपुर दरबार स्क्वायर, और रंजन जी ने हमारे को बहुत अच्छे तरीके से पूरे बसंतपुर दरबार स्क्वायर के बताया। काफ़ी सारे हमारे को नेपाली कल्चर के बारे में पता चला, और ये वो हमारे को कार्ड भी दे के गए हैं। सॉरी फॉर दैट, वो थोड़ा लेट हो रहे थे, उनका एक नेक्स्ट ग्रुप आ रहा था, वो चले गए। बट आई वुड से कि हम इनका नंबर और साथ में इनका ईमेल आईडी सब कुछ हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो फिर डेफिनेटली आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप उनको एज अ गाइड आप हायर कर सकते हैं। नहीं तो उन्होंने इस पूरे वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया है। अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पे अब प्रोटोटाइप ऑफ बकिंगम पैलेस, तो फिर यहाँ के बाद अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, या फिर हम कुछ और नई चीज़ नेपाल के एक्सप्लोर करते हैं। And if you guys like this video, then do hit the like button, share it with your friends, channel पे new then do subscribe to channel। और ऐसी हमारे नेपाल सीरीज़ के साथ बने रहिए, क्योंकि हम ऐसी काफ़ी सारी कल्चरल चीज़ें आपके सामने लेकर आए नेपाल की। और आई वुड से अ हैट्स ऑफ टू द नेपाल पीपल, नेपाली पीपल, जिन्हें इतने खूबसूरत तरीके से हिंदू कल्चर को प्रिजर्व रख रखा है और एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ले जा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और नेक्स्ट टाइम आप डेफिनेटली आप नेपाल आ रहे हैं तो आप यहाँ पर आके ज़रूर विजिट करिए। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ एंड नमस्कार। Yeah.